वेलकम बैक टू ब्रेन गेन अकेडमी। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं फुल इंटरेस्ट फुल जॉय के साथ। आज हम ले जाए हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये कौन है? वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है? ये देखो, नाभि से नीचे वाले जो एरिया है पूरा पैर यूट्रस के अंदर होता हुआ फैलोपियन ट्यूब या फिर इसे बोलते हैं ओविडक्ट होते हैं। यहाँ से होता हुआ हमारे ओवरी के अंदर जो एग्स है वहाँ तक जाते हैं, जहाँ या हमारे फिंगरे हैं। हाय हेलो चैंपियंस, कैसे हैं मेरे चैंपियंस? क्या हाल चाल है मेरे चैंपियंस का? वेलकम बैक टू ब्रेन गेन अकेडमी। मैं हूँ संजना, आपकी साइंस मेंटोर, और यहाँ हम रटा नई कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसा कि हर बार मैं यही चीज बोलते आई हूँ कि यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं फुल इंटरेस्ट फुल जॉय के साथ। तो जैसे जैसे मेरे चैंपियंस मेरी सपोर्ट में रहेंगे वैसे वैसे मैं उन्हें उतना ही अच्छा परफॉर्म करके दिखाऊंगी, क्योंकि आप लोग मेरा फर्स्ट बैच हैं, या फिर हम कह सकते हैं ब्रेन गेन अकेडमी के आप लोग फर्स्ट बैच हैं। तो आप ही वो लोग हैं जो हमें क्या कर सकते हैं, आगे लेके जा सकते हैं, और हम ही वो लोग हैं। और स्पेशली बात करूं, आपकी संजना मैम है जो आपके साइंस के कॉन्सेप्ट को बहुत इजी बनाने वाली है। तो चलिए आज हम क्या लेके आए हैं, जैसा कि हमने क्लास 10 सीबीएसई में रिप्रोडक्शन चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, उसमें भी हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं। ओके, इंट्रोडक्शन पढ़ा, टाइप्स पढ़ ले, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा, ठीक है। फिर हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स हमने पढ़ लिया था। टर्मिनोलॉजीज क्या होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड वो हमने जान लिया। उसके बाद हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस समझा। आज हम क्या लेके आए हैं, आज हम लेके आए हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन फीमेल्स। ओके, सॉरी इन ह्यूमंस, है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस। ओके, तो आज थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होगी कि आज मेरा थोड़ा सा फोकस उधर भी रहेगा, टेक्निकल इश्यूज की वजह से कहीं ऐसा ना हो मैं बोलती चली जाऊँ और लेक्चर रिकॉर्ड ना हो। कुछ टेक्निकल इश्यूज हो रहे हैं, तो ऐसा हो रहा है खुद ही ऑटोमेटिकली वीडियो पॉज हो जा रही है, तो थोड़ा सा ध्यान उधर जाएगा। तो उसके लिए आप परेशान मत होना कि मैम उधर कहाँ ध्यान दे रही है ना। तो उसके लिए कुछ बच्चे बहुत जल्दी जज करते हैं, कुछ इतने गंदे वर्ड्स यूज करते हैं, ऐसे ऐसे बच्चे हैं इस दुनिया में, है ना। मतलब क्या ही बोलो उनका, मतलब क्या बोलते हैं, जैसे पेरेंट्स ने कुछ सिखाया ही ना हो। क्या ही बोलूं, मैं एक बच्चे का नाम नहीं ले सकती मैं यहाँ पे, तो गंदे कमेंट्स करते हैं बच्चे, मतलब टीचर को जज करने आ जाते हैं, उनकी औकात तक नहीं रहती है ना। तो वो चीज बहुत गंदी है, बहुत। ठीक है, कोई नहीं, हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो स्टार्ट करें क्या मेरे चैंपियंस? आपके लिए एक सरप्राइज है, जरा गैस करिए हु इज सी। चलो देखिए, ये कौन है? हु इज सी? आपकी मेंटर संजना मैम है। तो मैं यहाँ आपको ये शो क्यों कर रही हूँ बच्चे? अब यहाँ पे भी कुछ लोग आएंगे नेगेटिव पॉइंट्स देंगे, यहाँ पे भी आके कुछ बच्चे आएंगे नेगेटिव पॉइंट देंगे, मैम क्या दिखाना चाहती हो, है ना, ऐसे भी पॉइंट्स आएंगे। लेकिन यहाँ पे दिखाने का मकसद कुछ और ही है। यहाँ पे मैं दिखाना चाहती हूँ क्या मेरे चैंपियंस भी यहाँ तक पहुंचेंगे, और बहुत जल्द पहुंचेंगे। ये मेरे आपसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं। जो चैंपियंस मुझे परफेक्टली बहुत ध्यान से चीजों को सुनेगा, मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे लगता है कोई भी टीचर बुरा नहीं पढ़ाता, कोई भी टीचर बुरा नहीं होता, ठीक है। बस हमारा माइंड लेवल क्या है, अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, उस पर डिपेंड करती हैं ये सारी चीजें कि हम कितना समझ पा रहे हैं सामने वाले पर्सन को, ठीक है। चाहे एक टीचर हो, चाहे एक हमसे छोटा पर्सन हो, कुछ ना कुछ हर कोई हमें सिखाता है, ठीक है। तो आप किसी को जज नहीं कर सकते कि वो बंदा अच्छा नहीं पढ़ाता, वो बंदी अच्छी नहीं पढ़ा रही है, या वो टीचर ऐसा है वो ऐसा है। ऐसे आप जज नहीं करना किसी को, ठीक है। ये लाइफ में याद रखो, किसी को जज मत करो। ओके, जज करने लायक नहीं होते हम, ना ही मैं किसी को जज कर सकती हूँ, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे ब्रांडेड लोग हैं, मतलब ब्रांडेड चैनल्स हैं जो क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छे एजुकेशन दे रहे हैं बच्चों को। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे हम लोगों ने स्टैंड लिया है ना, पढ़ाने के लिए स्टैंड लिया। चाहे तो हम ये सोच सकते थे, जैसे कि एग्जाम्पल ही दे देती हूँ मैं, फिजिक्स वाला, उन्होंने जो जो चीजें प्रोवाइड कर रखी हैं उनके आगे तो बाकी के जो हम छोटे मोटे यूट्यूबर्स हैं, है ना, ये कुछ नहीं है, ठीक है। एजुकेशन देने में कुछ नहीं है। लेकिन बच्चे
मैंने हमेशा बोला है कि जरूरी नहीं है जो ब्रांडेड चीजें हैं वही आपको सारी चीजें दे दे, ठीक है, अवेलेबल करवा दे। कई बार ऐसा होता है कि हम जैसे छोटे यूट्यूबर्स के पढ़ाए हुए लेक्चर्स कई बार कुछ ऐसे बच्चों के माइंड में चले जाते हैं जिन्हें वो हाई फाई एजुकेशन समझ नहीं आ रहा है ना, हाई फाई क्वालिटीज की जो चीजें मिल रही है वो नहीं समझ में आती है कई बार। तो वो डिपेंड करता है हमारी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, ठीक है, आईक्यू लेवल क्या है, हमारा इंटेलिजेंस क्वेश्चन क्या है, स्मार्टनेस कितनी है, हम कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो आप ऐसे जज करना छोड़ दीजिए किसी भी टीचर को, किसी को भी जो भी आपके आसपास है, या फिर किसी को भी। ये सब ना पता है क्या शो करता है, जब हम किसी को जज करते हैं बिना मतलब के जज करते हैं, है ना, ये सब चीजें क्या शो करती हैं, आपके अंदर की वीकनेस होती है, ठीक है, ये वीकनेस है जो आप करते हैं। मतलब स्पेशली कुछ बच्चे हैं, बहुत गुस्सा तो आ रहा है बहुत ज्यादा, लेकिन क्या ही बोले, ऐसे लोगों के लिए कुछ नहीं बोला जा सकता, ठीक है, क्योंकि हमें पता है वो कहाँ है हम कहाँ हैं, है ना, वो इस लायक नहीं है बोलने लायक। तो यहाँ पे ये जो दिखाने का मकसद था बस यही था कि काश मेरे बच्चे भी ऐसे ही, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे ऐसे ही कुछ अच्छा करें लाइफ में, ठीक है। ये आपके संस्था मैम है, तो मतलब जहाँ पे तो नहीं पहुंच पाई मैं, ये जस्ट मेरा ट्रेनिंग पीरियड था, मैं यहाँ तक तो नहीं पहुंच पाई, ये मेरा ड्रीम था, ठीक है। सिर्फ ये तो असिस्टेंट पोस्ट है, ठीक है, असिस्टेंट बनना नहीं, एक एमबीबीएस डॉक्टर बनना, ठीक है, एमएस करना, एमडी करना, ये सब था मेरा ड्रीम। लेकिन क्या होता है, हमारा कुछ लक भी होता है, ठीक है, एकदम से ही पूरा रूट चेंज हुआ, कहाँ मैं एमबीबीएस मतलब सर्जन बनने से कहाँ आ गई मैं फार्मासिस्ट वाली पोस्ट पे, है ना, फार्मासिस्ट बन चुकी हूँ मैं। तो मतलब रूट कहाँ लेके जाए, लाइफ किधर लेके जाए, कुछ आइडिया नहीं होता हमें। तो अभी हमें क्या करना है, मोटिवेटेड रहना है। क्या पता आप में से बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो यहाँ तक पहुंच के इससे कई गुना आगे जाएंगे, ठीक है। तो बस ये छोटा सा एक मोटिवेशन देना था आपको कि आप देख रहे हो ये, मतलब ये ड्रेस कितनी वैल्यूएबल है, मतलब इसकी क्या ही वैल्यू है। हाँ, फार्मासिस्ट की भी वैल्यू है, लेकिन मैं बात कर रही हूँ हमारी इस ड्रेस की। ये जो गाउन है, ये कैप है, हेड कैप है, और ये मास्क, ये ग्लव्स प्रॉपर, और एक पेशेंट की सर्विस हो रही है प्रॉपर, एक पेशेंट को मतलब हम क्या कर रहे हैं, मौत के मुंह से निकाल के लेके आ रहे हैं। तो ये वाली जो फीलिंग होती है, ये वाला जो रिस्पेक्ट होता है, वैल्यूज होती है इनके ना, वो अलग ही फीलिंग देती है। तो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, ठीक है। आपको पूरी कोशिश करनी है जितना आपसे हो सके। बाकी लक तो है, ये हमारा रास्ता दिखाने के लिए है ना, जहां लक ले जाएगा वहां तो हम जाएंगे, बट अपने साइड से कोई भी आपको चांस नहीं छोड़ना है, ठीक है। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम। चलिए, तो आज हम क्या पढ़ने वाले थे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो जैसा कि मेल में भी मैंने ये डायग्राम आपको दिखाया था, मतलब ये वीडियो प्ले करके दिखाई थी, उसमें क्या था, हमने स्पर्म के बारे में पढ़ा। ये मेल गैमेट होता है, फीमेल गैमेट क्या होती है, ओवा, या फिर हम बोल सकते हैं एग सेल होती है, ठीक है। तो ये एग सेल आप देख रहे हो लार्ज एंड साइज है, कई सारी लेयर्स होती हैं, मैंने ये भी बताया था। उस लेयर के बीच में ओवरी के अंदर एग मतलब ओव्यूल्स है, या फिर आप बोल दो, क्या बोलोगे, ओवा, एग सेल बोलोगे। ओव्यूल्स तो प्लांट फीमेल के केस में हो गया, है ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इसमें ओवरी के अंदर क्या होता है, ओवा सेल, एग सेल होती है, जिसकी कई सारी लेयर्स होती है, उसके अंदर फीमेल गैमेट होती है, जैसे कि पोलन ग्रेन था, है ना। तो याद रखना बच्चे, करें क्या कंटिन्यू आगे। चलिए, अब हम पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेंगे। ओके, क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या हो गया भाई, चलिए। आप जरा यहाँ पे देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, अच्छे से ध्यान से समझना बच्चे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एग्स। पहली बात तो फीमेल गैमेट बनना चाहिए, है ना। जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने देखा था क्या बनना जरूरी था, स्पर्म बनना, और उसके साथ साथ कुछ हमारे क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, जो कि हमारे अंदर सेक्सुअल एक्टिविटी करने के लिए हमें क्या करते हैं, उत्सुक करते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, इच्छा जगाना, है ना। तो मतलब वो जो फीलिंग्स, वो इमोशंस होते हैं, सेक्स वाली फीलिंग आती है, वो आप के एंजॉय के लिए नहीं होती, वो एक नेचुरल फेनोमेना है जिससे रिप्रोडक्शन हो, और रिप्रोडक्शन होगा तभी
क्या हो गया, हमारी जनरेशन आगे बढ़ेगी और तभी इस अर्थ पे जो लाइफ है वो इवोल्यूशन होगा, मतलब टाइम के साथ इवोल्यूट होगी और फिर उसमें क्या होंगे, जब चेंजेस आएंगे, इवोल्यूशन होगा तो क्या होगा बच्चे, इससे ये होगा कि जो लाइफ है वो टाइम के साथ एडवांस होती जा रही है। नेचर जैसे जैसे नेचर चेंज हो रहा है वैसे वैसे लाइफ भी अपने आप में एडवांसमेंट करती जा रही है, जिसकी वजह से लाइफ अर्थ से एग्जिस्ट नहीं होगी। ठीक है, ये कॉन्टिन्यूसली क्या चलती रहेगी लाइफ, है ना, अर्थ पे। लेकिन अगर ये रिप्रोडक्शन वाला पार्ट हटा दिया जाए तो क्या आपको लगता है कि लाइफ कुछ टाइम के बाद बचेगी अर्थ पे? नहीं ना। तो रिप्रोडक्शन ही वो मेथड है जिसकी वजह से अर्थ पे लाइफ की कंटिन्यूटी मेंटेन है। तो अच्छे से याद रखना बच्चे, ये सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, प्रोडक्शन ऑफ ओवा और कह सकते हैं एग सेल के लिए, सपोर्टिंग द फर्टिलाइजेशन। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ही वो होता है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब ये फर्टिलाइजेशन को सपोर्ट करती है, क्योंकि मेल गैमेट तो क्या होता है, मूव करते हुए फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में आता है और वही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बाकी के सारे प्रोसेसेस होते हैं। फर्टिलाइजेशन होता है, एम्ब्रियो बनता है, जाइगोट मतलब जाइगोट बनने के बाद एम्ब्रियो, जाइगोट बना, एम्ब्रियो बना, देन क्या होता है, फीटस बनता है और फाइनली एक इन्फेंट रेडी हो जाता है। और आफ्टर बर्थ हम उसे क्या बोल देते हैं, इन्फेंट भी बोलते हैं, कई बार बेबी को बोलते हैं, है ना। तो अच्छे से क्लियर रखना बच्चे। ओके, और क्या करते हैं, नर्चर करती हैं। नर्चर का मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन देना, मतलब देखभाल करना, मतलब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसी में बेबी की अच्छे से ग्रोथ होती है, नर्चरिंग होती है, सब कुछ होता है। ठीक है, बेबी डेवलप करता है, मतलब फीटस डेवलपमेंट होता है। इट कंसिस्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन। जैसा कि हमने देखा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, देखो बेटा कंपेयर करके पढ़ोगे ना आप तो बहुत अच्छे से चीजें याद भी रहेंगी, क्लियर भी होती जाएंगी कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या डिफरेंसेस है। आप देखो जैसा कि मेल में भी क्या होता था, एक एक्सटर्नल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन था पेनिस, है ना। सेम उसी तरीके से फीमेल में एक्सटर्नल ऑर्गन भी होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और इंटरनल भी होता है। ठीक है, जो इंटरनल है मतलब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन फीमेल में क्या हो जाएगा बेटा, ओवरी, है ना, जो कि बॉडी के कहाँ होती है, अंदर होती है। और आपको ये पता है क्या कि हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है हमारी बॉडी के किस एरिया में होता है? जैसा कि हमें पता होना चाहिए, ये हमारा जो चेस्ट वाला एरिया होता है ये थोरेसिस कैविटी कहलाती है। और जो हमारा ये स्टमक, आप बोलते हैं ना ये हमारा स्टमक है, क्या सॉरी छोटी पड़ जाती हूँ मैं यहाँ पे, तो मतलब आप जहाँ पे हाथ रखते हैं हमारा पेट फुल हो गया है ना, खाना खाते ही बोलते पेट फुल हो गया है ना, बहुत ज्यादा हो गया। तो ये क्या है बच्चे, क्या पेट पूरे उसमें है? नहीं, ये एब्डोमेन कैविटी है जो हमारे हम कह सकते हैं हिप वाले एरिया से ऊपर, हिप का जो एरिया है उसके ऊपर वाला एरिया और चेस्ट के नीचे वाला एरिया, इन दोनों के बीच का जो एरिया है ये एब्डोमिनल कैविटी होती है। इसी के अंदर हमारे दोनों किडनीज वगैरह होती है। ठीक है, हमारा स्टोमक होता है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा का पूरा होता है, तो अच्छे से याद रखना। ओके, लीवर होता है, तो ये चीजें हैं। ओके, और लंग्स तो हमें पता ही है कहाँ होता है, चेस्ट वाले एरिया में होता है ना। तो मैं यही बता रही थी, जो हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो कहाँ होता है, ना ही हमारे थोरेसिस कैविटी यानी चेस्ट वाले एरिया में होता है, ना ही हमारे एब्डोमेन कैविटी में होता है। कहाँ होता है, पैल्विक कैविटी। पैल्विक कैविटी जो हमारे एब्डोमेन से नीचे वाला एरिया होता है उसके अंदर क्या होते हैं, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, मेल और फीमेल दोनों के केस में। बस ये होता है कि जो मेल के केस में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस होता है वो बॉडी से बाहर होता है, स्क्रोटम के अंदर होता है। क्यों होता है, ताकि जो बॉडी का टेम्परेचर है उससे कुछ टेम्परेचर कम रहे टेस्टिस का, ताकि वहां पे स्पर्म प्रोडक्शन हो सके। ठीक है, स्पर्म प्रोडक्शन के लिए बॉडी के टेम्परेचर से कुछ हम कह सकते हैं 1 to 2 डिग्री कम टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखना। ऐसे ही सेम अब क्या है, लेकिन हमारे फीमेल में क्या है, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो बॉडी के अंदर यानी पैल्विक कैविटी के अंदर ही होता है। एक्सटर्नल क्या ऑर्गन होंगे वो अभी हम देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, एंड प्लेज अ की रोल इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल के केस में मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि पीरियड्स होते हैं, है ना। आज के टाइम पे मुझे पता है बच्चे अच्छे खासे अवेयर है ना, क्योंकि सोशल मीडिया इतना कुछ मतलब दिखा रहा है, बहुत सारी चीजें दिख रही है सोशल मीडिया पे। तो हर एक छोटा छोटा बच्चा आज का टाइम पे अवेयर हो चुका है, पीरियड्स क्या होते हैं, गर्ल्स में होते हैं, क्यों होते हैं ये भी पता होगा, लेकिन साइंटिफिकली क्यों होते हैं ये नहीं पता होगा, है ना। तो वो भी आज हम देख लेंगे क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है।
ओके, प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी मतलब वही बेबी फीटस ग्रोथ कर रहा है, डेवलप कर रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर, वही पूरा टाइम जो जेस्टेशन पीरियड होता है वही क्या कहलाता है, प्रेगनेंसी कहलाती है वो टर्म, है ना, कुल मिला के, ठीक है। और फाइनली चाइल्ड बर्थ होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से ही, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चे। ओके, ये जरा आप यहाँ देखो, अब यहाँ पे आपको डायग्रामेटिकली मैं चीजों को दिखा रही हूँ, क्यों दिखा रही हूँ, ताकि पहले आपके माइंड में इमेजिनेशन क्रिएट हो, है ना। जब मैं कुछ पढ़ाऊं तो आपके माइंड में तुरंत चलना चाहिए कि कहाँ किस चीज की बात की जा रही है। तो अच्छे से देख लो बच्चे यहाँ पे, और याद रखना अगर किसी बच्चे ने किसी भी तरह का वाहियात कमेंट किया इन सब चीजों पे, तो उसका क्या हाल करूंगे ना, मुझे पता है। मैं बहुत अच्छी इंसान हूँ, लेकिन कब तक हूँ, जब तक कोई अच्छा है, ठीक है। और अगर कोई बहुत बुरा बनने की कोशिश कर रहा है तो कई गुना मल्टीपल आप कर लो, पता नहीं कितने मल्टीपल्स, मैं बहुत बुरी इंसान हूँ, ठीक है। उसी की लैंग्वेज में जवाब दूंगी मैं, अच्छा खासा दूंगी, ठीक है। अभी एक बच्चे को दिया है, अच्छे से दिया है, ठीक है। शायद अब उसे वो चीज नहीं दिखेगी क्योंकि उसे सुनने को मिला है, ठीक है। तो मैं मतलब कहीं से छोड़ूंगी नहीं, फिर ये है मेरा, ठीक है। यहाँ पे कोई धमकी उनकी नहीं चल रही है। अगर कोई मेरे लिए गलत वर्ड बोलेगा या फिर कुछ भी इस प्लेटफॉर्म पे गलत वर्ड्स यूज करेगा तो वो सुनेगा, अच्छा खासा सुनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लो जरा, यहाँ पे क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। देखो पहले आप ये वाला एरिया क्या होता है बच्चे, ये देखो नाभि से नीचे वाले का एरिया, ये पूरा पैल्विक एरिया होता है, क्या होता है, पैल्विक होता है, ओके। अच्छे से क्लियर है ना चैंपियन, पैल्विक हो गया। अब यहाँ देखो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, मतलब ये हमारा क्या होता है, फंडस, जिसे वॉर्म बोलते हैं। ये यूट्रस होती है जिसके अंदर बेबी ग्रोथ करता है, ओके। उसी से कनेक्टेड हमारी सर्विक्स होती है, क्या होती है, सर्विक्स होती है। और जस्ट ये उससे सर्विक्स से एक कैनाल होते हुए आता है, रास्ता होता है, उसे ही वेजाइना बोला जाता है, जो कि बाहर की तरफ बॉडी से बाहर इसकी ओपनिंग होती है, ठीक है। बॉडी से बाहर ओपनिंग होती है वेजाइना की, क्योंकि यही वेजाइना होता है। हमने जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में बार बार बोला, वेजाइना की बात करी थी, तो ये वेजाइना होता है जिसके थ्रू पेनिस, मतलब यहाँ पे पेनिस क्या किया जाता है, एंटर किया जाता है, और फिर यहीं से स्पर्म अंदर की तरफ सर्विक्स से होता हुआ यूट्रस के अंदर होता हुआ फैलोपियन ट्यूब, या फिर इसे बोलते हैं ओविडक्ट बोलते हैं, यहाँ से होता हुआ हमारे ओवरी के अंदर जो एग सेल है वहां तक जाता है। लेकिन याद रखना कभी भी जो स्पर्म होता है मेल गैमेट, उसे यहाँ तक आने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे हमारा एक एम्पुलर रीजन होता है, यहाँ तक हमारा एग ऑलरेडी पहुंच चुका होता है और इधर से स्पर्म जाता है और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है एम्पुला वाले एरिया में, ठीक है। तो याद रखना बच्चे, अभी हमने देखा है ओवरव्यू क्या है, जस्ट फैलोपियन ट्यूब होती है, ओवरी होती है जिसके अंदर ओवा एग सेल होता है, यूट्रस होती है हमारे जिसमें बेबी ग्रोथ करता है, डेवलप करता है, ठीक है। सर्विक्स और वेजाइना समझ में आ ही रहा होगा। इन दोनों को मिला के, सर्विक्स और वेजाइना को मिला के हम क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल, क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल भी हम बोल सकते हैं, ओके। तो ये तो हमारा हो गया बाहर का, ठीक है। हमने देख लिया एनाटॉमी एक तरीके से कि कहाँ पे हमारा एक्चुअल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होता है, ओके। अब जरा ये देखो, ये हमारा एक्सटर्नल फीमेल ऑर्गन है, क्या है, एक्सटर्नल फीमेल ऑर्गन है। तो आप जरा यहाँ देखना, ये जो हमारा क्या होता है, बाहर की स्किन होती है, ठीक है। बाहर की ये जो स्किन है जिसमें फैट है, क्या है, फैट है, ये फैट वाला एरिया है, तो इसे बोला जाता है मॉन्स प्यूबिस। क्या बोलते हैं बच्चे, मॉन्स प्यूबिस बोलते हैं। जो फैटी मतलब फैटी कसन लाइक, मतलब टाइट सा स्किन होता है, उसे बोला जाता है मॉन्स प्यूबिस। उसके बाद आप देखोगे एक फोल्ड होता है, ठीक है, ये फोल्ड होता है, बाहर की स्किन का फोल्ड होता है, जो कि थोड़ा सा हम कह सकते हैं डायमीटर ज्यादा होता है, तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं, ये तो सॉरी, ये वाला जो होता है एरिया, ये, ठीक है, ये होता है लेबिया मेजोरा। क्या, मॉन्स प्यूबिस, तो फैटी कसन लाइक जो स्किन है, ठीक है, वो हमारा क्या कहला रहा है, मॉन्स प्यूबिस।
लेबिया मेजोरा जो हमारे स्किन की फोल्डिंग होती है जो कि डायमीटर में ज्यादा होती है उसे लेबिया मेजोरा बोला। उसी का जस्ट नीचे ये अंदर वाली फोल्डिंग स्किन फोल्डिंग होती है इसे बोला जाता है लेबिया माइनोरा बोलते हैं। और आपको बता दूं मैं ये हमारा जो जैसे मेल के केस में क्या हो रहा था, फीमेल गैमेट मेल गैमेट जो था वो यूरेथ्रा वाले रूट से ही आ रहा था, ठीक है, ट्रैवल करके, है ना, मतलब वास्ट डिफरेंस वहां पे यूरेथ्रा के कॉमन पॉइंट पे जाके मिल रहा था और यूरेथ्रा से यूरिन भी आ रहा है, उसी रूट से हमारा स्पर्म यानी सीमन भी आ रहा था। लेकिन फीमेल के केस में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों अलग है, मतलब यूरेथ्रल ओपनिंग आप देखो यहाँ पे कहीं होती है, ठीक है, और जो हमारी वेजाइनल ओपनिंग होती है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की वो यूरेथ्रा के नीचे होती है। ओके, तो बहुत माइनर ओपनिंग होती है। क्या होता है, एक लेयर होती है हल्की सी स्किन, बोल सकते हैं हल्की बहुत स्किनी और मेम्ब्रेन, मतलब मेम्ब्रेन होती है, बहुत पतली मेम्ब्रेन होती है स्किन की, जो कि क्या करती है इस वेजाइनल ओपनिंग को क्या करके रखती है, कवर करके रखती है, जिसे बोला जाता है हाइमन। क्या बोलते हैं बच्चे, ये हाइमन होता है जो कि बहुत हल्की सी पतली सी मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, ये बोलते हैं हम हाइमन, ठीक है। तो जो बात होती है वो वर्जिनिटी बोला जाता है ना, तो वर्जिनिटी मतलब यही होता है जैसे कि वेजाइनल ओपनिंग्स बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, जिसके थ्रू केवल ब्लीडिंग मेंस्ट्रुअल ब्लड बाहर आ सकता है, ठीक है। लेकिन जब सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, इंटरकोर्स होता है, तो ये जो मेम्ब्रेन है वो कई बार फट जाती है, ब्रेक होती है, तो ज्यादा ओपनिंग हो जाती है वेजाइना में, तो उसी को बोला जाता है वर्जिनिटी, जैसी चीजें बोली जाती हैं। लेकिन ये श्योरिटी नहीं दे सकता कि कोई गर्ल वर्जिन है या नहीं है। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है, बहुत सारे एक्टिविटीज की, फिजिकल एक्टिविटीज की वजह से, जैसे साइकिलिंग, राइडिंग करना, है ना, तो उन केसेस में क्या होते हैं, ये हाइमन खुद कई बार रप्चर हो जाती है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव हम बोल सकते हैं, बहुत हल्की सी मेम्ब्रेन होती है जो कि कवर करके रखती है वेजाइना को, है ना, तो इसमें कई बार ब्रेकेज हो जाती है फिजिकल एक्टिविटीज की वजह से और कई बार सेक्सुअल एक्टिविटीज की वजह से। तो हम ये श्योरिटी नहीं दे सकते हैं कि अगर हाइमन नहीं है तो इसका मतलब वो वर्जिन नहीं है गर्ल, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। और कई बार ये चीजें ठीक भी है, कई जगह पे ओके है, लेकिन आप कैसे जज कर दोगे किसी को स्पेस पे? अब हमें तो नहीं पता ना किस गर्ल में हाइमन मतलब कितना ओपन है, कितना क्लोज है, कुछ नहीं पता हमें, है ना, तो उसके बेस पे हम वर्जिनिटी डिसाइड नहीं कर सकते। अभी आपको क्लियर है बच्चे, ये चीजें क्लियर है ना? यहाँ पे हमने अभी सिर्फ एक्सटर्नल ऑर्गन देखा है किसका, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अब हम जब अंदर का देखते हैं तो ये अंदर का है, ठीक है, ये बाहर का आपने देखा, और ये अंदर, ये जो वेजाइनल ओपनिंग दिखाई गई है अंदर की साइड है, ठीक है, यहाँ से ये वेजाइनल ओपनिंग है, फिर यहीं से सर्विक्स, यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब और ओवरी, ठीक है। तो ये तो एनाटॉमी है, मतलब एनाटॉमी मतलब दिखा दिया गया है ओवरऑल कहाँ पे हमारा ऑर्गन प्रेजेंट होता है। क्लियर है बच्चे? इनमें डिफरेंस समझ में आया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आप देखो इसे भी और क्लियर यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ आप देखो जरा, ये देखो, ये जो फैटी सी लेयर है, ठीक है, ये मतलब ये थाई वाला एरिया है, और ये रेक्टस वाला एरिया, क्या है ये? रेक्टस, एनस, है ना, एनस वाला एरिया है जिससे एक्सक्रीटा बाहर आता है, ठीक है। और आप ये देख रहे हो, ये होता है, क्या होता है, अब ये जस्ट मैंने बताया, यहाँ पे क्लाइटोरिस होती है, ये मिस हो गया है ना। क्लाइटोरिस एक तरीके का छोटा सा ऑर्गन होता है जिसकी वजह से सेक्सुअल अराउजल होते हैं, मतलब वो सेंस, अगर उसके कांटेक्ट में, टच में कुछ भी आता है क्लाइटोरिस के कांटेक्ट में, तो उससे सेक्सुअल फीलिंग आती है। तो क्लाइटोरिस का सिर्फ इतना ही, मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं ऑर्गाज्म डेवलप होना, है ना। तो ऑर्गाज्म वाली फीलिंग कहाँ से आती है? इस क्लाइटोरिस की वजह से आती है, ओके। तो अगर हम बात करते हैं, फिर हमारी जो स्किन फोल्डिंग है, जो स्किन फोल्डिंग है उसे क्या बोला जाता है? मेजर, लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा, माइनर वाली, अंदर वाली स्किन फोल्डिंग। जो बाहर वाली स्किन फोल्डिंग होती है उसे लेबिया मेजोरा बोला, जो अंदर की फोल्डिंग है स्किन फोल्डिंग उसे लेबिया माइनोरा बोला। और जस्ट यहाँ पे हमारी यूरेथ्रल ओपनिंग होती है और उसी के नीचे हमारे वेजाइनल ओपनिंग होती है, ओके, वेजाइना और यूरेथ्रल ओरिफिस।
और ये प्रीफ्यूज है। प्रीफ्यूज मतलब एक तरीके से हल्की सी कॉर्नर में जहां पे हमारा क्लाइटोरिस प्रेजेंट होता है उसी को, उस एरिया को प्रीफ्यूज बोला गया। ओके, क्लियर है मेरे चैंपियंस? क्लियर तो हो रही है? आगे बढ़े क्या? चलिए, अब आप क्या करेंगे, अभी जस्ट हमने देखा, ओवरव्यू लिया, डायग्राम के साथ लिया है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा टर्म्स को भी समझ लेते हैं, कैसे डिफाइन करना है ना। यहाँ पे आप देखिए, फर्स्ट ऑर्गन होता है, अगर हम इंटरनली देख रहे हैं, ओवरीज। ठीक है, ओवरीज क्या होती हैं? प्रोड्यूस द एग एंड हॉर्मोन्स, एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरोन। फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हमारे फीमेल सेक्स हार्मोन कौन से होते हैं? एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरोन। ये दोनों हेल्प करती हैं ओव्यूलेशन यानी एग रिलीज होने में और एग बनने में। प्रोगेस्टेरोन हेल्प करता है पूरे टाइम पे जो बेबी होता है डेवलप करता है, ग्रोथ करता है, उसमें भी हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद हमारी आती हैं ओवरी से कनेक्टेड होती है हमारी फैलोपियन ट्यूब। क्या? फैलोपियन ट्यूब, जिसे ओविडक्ट भी बोला जाता है। बच्चे सब चीजें सब स्लाइड में नहीं मिलेंगी तो लिख लेना आप साथ के साथ, अगर आप सुन रहे हैं लेक्चर को ध्यान से। ठीक है, तो साथ के साथ लिख लेना, फैलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट भी बोला जाता है। ओवी का मतलब एग है ना, और डक्ट का मतलब रास्ता, मतलब वो पाथवे, वो रास्ता जिससे एग मूव करते हुए एम्पुला वाले एरिया में आता है। ठीक है, तो ये क्या करती है? ट्रांसपोर्ट एग्स फ्रॉम ओवरीज टू द यूट्रस, यूट्रस की तरफ एग सेल को लेके जाती हैं। ओके, उसके बाद यूट्रस, जिसे वॉर्म गर्भ बोला जाता है, साइट फॉर द फीटल डेवलपमेंट, मतलब यूट्रस में ही बेबी का डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होती है। ठीक है, और उसके जस्ट नीचे हमारी सर्विक्स होती है, पहले सर्विक्स होती है उसके बाद वेजाइना होती है। सर्विक्स यहाँ पे मिसिंग है क्योंकि यूट्रस से ही कनेक्टेड, मतलब यूट्रस ही थोड़ा नैरो हो जाता है, उसी को सर्विक्स बोला जाता है। ठीक है, और उसे सर्वाइकल कैनाल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखो, वेजाइना और सर्विक्स को मिला के हम बर्थ कैनाल बोलते हैं, और यहीं से इंटरकोर्स होता है। वेजाइना में इंटरकोर्स सेक्सुअल एक्टिविटीज होती है, मतलब पेनिस इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, ओके, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया का मतलब वही बाहर का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, अभी हमने जस्ट पीछे लेक्चर में देखा, उसी को बोला एक्सटर्नल जेनिटेलिया। इंक्लूड्स वल्वा, वल्वा और लेबिया, क्लाइटोरिस, यही सारी चीजें थी। ओके, तो कैसा लग रहा है मेरे चैंपियन? बोर तो नहीं हो रहे मेरे चैंपियंस? सारी चीजें क्लियर तो हो रही है ना? सारी चीजें क्लियर हो रही है मेरे चैंपियंस की? अगर बोर हो रहे हो ना बच्चे, तो क्या करना है, क्या सॉल्यूशन है इसका? जाओ जल्दी से थोड़ा पानी वानी पी लो, बहुत रिफ्रेश फील होगा, फिर हम करते हैं कंटिन्यू। मैं भी पानी पी लेती हूँ। ओके, जल्दी पी लीजिए पानी वानी। पी लो बच्चों, पानी वानी पी के अच्छे से पढ़ाई करो। चले करें स्टार्ट बच्चे। अब देखो, आपको मैंने पहले ही ओवरव्यू दे दिया है ना, अब फिर से हम लेबलिंग करेंगे। ये मैं बार बार बीच में क्यों डालती हूँ, क्यों वो ऐड करती हूँ ये डायग्राम, ताकि आपका माइंड में क्लियर हो, हर बार क्लियर हो जाए। हर बार हम देखेंगे, हर बार सुनेंगे, तो हर बार ये चीजें रिवाइज होंगी। और ये आपको जो चीजें मैं पढ़ा रही हूँ ना, जिस तरीके से भी पढ़ा रही हूँ, समझ लो कहीं ना कहीं मैं इसी तरीके से पढ़ती हूँ। और रियली मैं यहाँ पे कोई फेक स्टेटमेंट नहीं दे रही हूँ। मैं कॉलेज की टॉपर इसी वजह से रही हूँ। ये मेरे कुछ समझ लो टॉपर्स के सीक्रेट हैं। ठीक है, जो आज मैं
अपने बच्चों के साथ शेयर कर रही हूँ, मैं अपने बैचमेट के साथ रियली नहीं करती शेयर, ठीक है, कि मेरा क्या मेथड होता है, क्या किस तरीके से मैं पढ़ाई करती हूँ, नहीं करती। मैं ज्यादा पढ़ाई भी नहीं करती, ठीक है, नहीं करती थी, अभी तो ठीक है, अभी तो मेहनत करनी पड़ती है मास्टर्स और पीएचडी में। बट हाँ, जो बैचलर टाइम था और स्कूल टाइम था, मेरा ये होता था कि अगर मुझे कोई चीज समझ नहीं आ रही है, कोई चीज याद नहीं हो रही है ना, तो मैं उसे बार बार देखती थी, बार बार लिखती थी, बहुत अच्छा लगता था। मतलब ठीक है, एक ऑप्शन होता है स्मार्ट वर्क का, नहीं है हमारे में स्मार्टनेस नहीं है, लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन होता है हार्ड वर्क का, तो हार्ड वर्क भी पे ऑफ करता है, ठीक है। तो याद रखना बच्चे, जब आपको लगे आप बोर हो रहे हो, नहीं समझ में आ रही है चीजें, तो आप उस चीज को बार बार देखो, बार बार सुनो, ठीक है। अगर अगेन एंड अगेन आप ये चीजें अगर करोगे ना, तो वो चीज बहुत इजी हो जाएगी एक टाइम पे, और वो पूरे लाइफ टाइम के लिए याद होने वाली है। तो चलिए करें कंटिन्यू। ओके, चलिए आप देखना, आपको जब भी ड्रॉ भी करना है, वैसे ड्रॉ करने को बोला तो नहीं जाता, बट देखो पहले आप यहां से स्टार्ट करो। ये हमारा फंडस वाला एरिया होता है, ठीक है, यहीं से कंटिन्यू हमारी रहती हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या? फैलोपियन ट्यूब, कुछ इस तरह फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, फेमरी बोला जाता है इन्हें। ओके, ये इस्थमस वाला एरिया होता है, फिर एम्पुला होती है, फिर हमारे इन्फंडिबुलम वाला एरिया होता है। ओके, ठीक है, और ये ओवरी फिलामेंट होती हैं, ये जो क्या करती है, ओवरी को होल्ड करके रखती है, कनेक्ट करके रखती हैं यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब से, ये फिलामेंट होती है, ठीक है, जो ओवरी को होल्ड करके रख रही है। ये हमारी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, फेमरी, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, डायग्राम को इजी करो। और इधर भी सेम वही चीज है, ये हमारी फैलोपियन ट्यूब, देखो आप कैसे फिंगर जैसे दिख रहे हैं ना, स्ट्रक्चर 3D में दिखाया गया है। ये इसलिए है ताकि इसके अंदर एग सेल को तुरंत कैच कर लिया जाए। ये फिलामेंट जो क्या करते हैं, ओवरी को कनेक्टेड रखते हैं किससे, हमारे फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस से। ये यूट्रस है, ओके, यूट्रस है, और ये अंदर की ऐसे फोल्डिंग जो दिख रही है, ये वेजाइना है, यहाँ से वेजाइना सॉरी सर्विक्स है, और सर्विक्स से कंटिन्यू रहता है हमारा वेजाइना, जो कि बॉडी से बाहर इसकी ओपनिंग होती है, ठीक है। याद रखना बच्चे, ये वेजाइना हो गया, सर्विक्स हो गई, ओके, और ये हमारी ओवरीज हो गई, ओवरी हो गई जिसमें एग सेल, ओवा सेल बनता है, ओके। तो इसे यूट्राइन ट्यूब भी बोला जा रहा है, देखो यूट्राइन ट्यूब भी बोल रहे हैं हम, है ना, और क्या बोल रहे हैं, फैलोपियन ट्यूब भी बोल रहे हैं, ओविडक्ट भी बोल रहे हैं। क्या? ओविडक्ट। देख लिया कितने मल्टीपल नेम्स है, और एग्जाम में किस नाम से आ जाए कुछ पता नहीं है हमें, ओके। तो प्रिपेयर रहो आप इसके लिए। और मैंने बोला ना ये फंडस है, ठीक है, ये तो क्लियर है। यूट्रस, ये हमारा यूट्रस है, समझ में आ गया। यूट्रस की 3 लाइनिंग होती है, 3 लेयर्स होती हैं। जो सबसे अंदर की ये वाली लेयर होती है उसे बोला जाता है एंडोमेट्रियम, अंदर है, एंडो मतलब अंदर। उसके बाद मायो मतलब बीच की मस्कुलर लेयर होती है, उसे बोला जाता है मायोमेट्रियम, और जस्ट उसके बाहर वाली, सबसे बाहर वाली लेयर होती है, उसे बोला जाता है एपीमेट्रियम। एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एपीमेट्रियम, ओके, बाहर की लेयर होती है। आप देख सकते हो अंदर की लेयर को लेबल किया गया है एंडोमेट्रियम, बीच वाली लेयर को मतलब मस्कुलर लेयर को बोला गया है मायोमेट्रियम, और बाहर वाली को एपीमेट्रियम बोला जाता है। इस तरीके से आप डायग्राम को इजीली याद कर सकते हैं, ठीक है। क्या होता है, जो ओवरी होती है इसके अंदर एग सेल बनता है, और वो जब एग निकलता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन। फिर वो फिंगरी में कलेक्ट हो जाते हैं और मूव करते हुए एग सेल यहाँ तक हमारे एम्पुला तक आते हैं। इतने हमारे भाई साहब, ये जो स्पर्म है मूव करते हुए आ रहे हैं, ये जो स्पर्म है मूव करते हुए आ रहे हैं, वो आके यहाँ पे क्या करते हैं, हमारी एग सेल को फर्टिलाइज कर देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रेस लग रहा होता है, सबसे पहले जो भी स्पर्म अंदर पहुंचेगा, ठीक है। और याद रखना 1 मंथ में, ठीक है, एवरी मंथ दोनों ओवरीज हैं, दोनों एग सेल ओवा सेल प्रोड्यूस कर रहे होंगे, लेकिन मतलब एक नेचुरली ये चीजें डिजाइन है कि एवरी मंथ केवल दोनों में से कोई एक ही ओवरी क्या करेगी, एग सेल को रिलीज करेगी, ओके। और अल्टरनेट वे पे करती है। जैसे आज जनवरी में इस वाली ओवरी ने ओव्यूल एग सेल को रिलीज किया, दूसरे साइड
फैब में इसका टर्न आएगा, उसके बाद मार्च में इसका टर्न आएगा। तो अल्टरनेट तरीके से क्या करती है ओवरीज, एक मंथ में केवल एक ही ओवरी क्या करेगी, एग सेल को रिलीज करेगी। 30 डेज 28 डेज का साइकिल होता है, उसी को बोला जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल वही होती है जो पूरी साइकिल चलती है एक एग रिलीज होने में, ओके। तो याद रखना। चलिए आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, ओके। और क्लियर है? सेम वही डायग्राम दोबारा आ गया बच्चे, ओके। हमें उसे छोड़िए, वो तो हमने कई बार समझ लिया। हमें देखना है ओवरी के अंदर क्या होता है। क्या करें, चलिए देखते हैं, ट्राई करते हैं, यहीं पे ड्रॉ करते हैं। आप देखो ये क्या है, ये ओवरी का फिलामेंट है। ओवरी हम समझ लेते हैं कुछ इस तरीके से है, ठीक है। इधर से भी कनेक्टेड होते हैं फिलामेंट, है ना। ये ओवरी हो गई। अब इसमें क्या होता है, आप ध्यान देना जरा। सबसे पहले हमारे क्या होते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स बनते हैं, ठीक है। क्या बनते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स। यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, ये डेवलप होंगी, ये कन्वर्ट हो जाएंगी सेकेंडरी फॉलिकल्स में, ठीक है। फॉलिकल्स मतलब जिसमें से एग बनने वाले हैं, ठीक है, ओवा एग सेल बनने वाला है, धीरे धीरे बनता है। ये प्रोसेस बाय बर्थ स्टार्ट हो जाता है गर्ल्स के केस में। और जैसा कि मेल्स में ये होता था कि आफ्टर प्यूबर्टी स्पर्म गैमेट बनना स्टार्ट होते हैं, लेकिन फीमेल्स में ये प्रोसेस पहले स्टार्ट हो जाता है, प्राइमरी सेकेंडरी फॉलिकल्स बनना। सिर्फ प्यूबर्टी जब आती है उस टाइम पे एग रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, बाकी वो पहले से रेडी रखते हैं अपने आप को। सारे फॉलिकल्स मैच्योर होके डेवलप होके बैठे रहते हैं और वेट करते हैं प्यूबर्टी का। जैसे ही प्यूबर्टी आती है, यानी कि वही 12 to 13 वाली एज जब आती है गर्ल्स में, तो हर एक मंथ में एक ओव्यूल एग बोल सकते हैं, एग सेल रिलीज होता है, ओके। तो क्लियर है ना बच्चे। तो यहाँ पे प्राइमरी से सेकेंडरी फॉलिकल्स, ओके। और फिर क्या होते हैं, वैस्कुलर फॉलिकल्स, मतलब थर्ड, ठीक है। यहाँ पे फिर से फॉलिकल्स डेवलप हुआ और आप देख सकते हैं क्या होता है लास्ट में, फिर इस फॉलिकल के अंदर जो एग सेल होती है वो निकल जाती है और ओविडक्ट में जाती है, ठीक है। और जो बचा हुआ वेस्ट रह जाता है, ठीक है, ये एग सेल फॉलिकल से निकल जाता है, इसी प्रोसेस को ओव्यूलेशन बोलते हैं। और फिर लास्ट में जो बचा हुआ ब्लैंक मटेरियल रह जाता है उसे कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। उसी से प्रोगेस्टेरोन हार्मोन भी निकलता है, जिसकी वजह से जो एंडोमेट्रियम लेयर है वो बन के रेडी हो जाती है। एंडोमेट्रियम लेयर टेम्पररी होती है। क्या होती है, टेम्पररी होती है। क्यों होती है, क्योंकि वो वेट करती है फर्टिलाइजेशन का। क्या, किसका वेट करती है बच्चे, फर्टिलाइजेशन का वेट करती है। एक बार अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो एंडोमेट्रियम लेयर बिल्कुल रेडी रहेगी बनके, ताकि जैसे ही जाइगोट डिवाइड होते हुए मोरुला में डिवाइड होगा, नंबर ऑफ सेल बढ़ते जाते हैं, स्टेजेस अलग अलग हो जाते हैं। तो इस तरीके से करते हुए एम्ब्रियो को अब एंडोमेट्रियम लेयर यानी यूट्रस में आना होता है, ठीक है। तो वो एंडोमेट्रियम इसीलिए वेट करती है कि जब फर्टिलाइज जाइगोट एम्ब्रियो मेरे पास आएगा, मैं उसे अपने पास रख लूंगी और बच्चे की देखभाल करूंगी, हेल्प करूंगी उसमें, ठीक है। लेकिन बाय चांस ऐसा होता है कि फर्टिलाइजेशन नहीं होता। क्या, फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो वो एग सेल वेस्ट हो जाता है, क्योंकि स्पर्म नहीं पहुंचा होता है। तो जरूरी थोड़ी ना प्यूबर्टी आते ही शादी हो जाए, नहीं होती ना शादी। कुछ टाइम तक क्या होते हैं, मतलब एक एज आती है 25 के एज में। आज के टाइम पे तो 25 से पहले में क्या होता था, जैसे 20-22 की एज में शादी करती है ना। ये तो 20-22 भी ज्यादा ही बोल रही हूँ मैं, है ना। तो जब तक शादी नहीं होती तब तक तो स्पर्म आएगा ही नहीं बॉडी में, तो मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी तो हो नहीं रही है, तो स्पर्म आएगा नहीं। तो एग सेल तो प्यूबर्टी के बाद ही बनना स्टार्ट हो गया 12-13 की एज में। तो तब तक क्या होगा, इस एग सेल का ये वेस्ट हो जाती है। तो यही वेस्ट क्या होती हैं, एंडोमेट्रियम लेयर जो रेडी रहती है फर्टिलाइज एग को लेने के लिए, वो भी झड़ने लगती है, सेड हो जाती है। और जो ओव्यूल एग सेल है वो भी सेड हो जाता है, मतलब ब्रेक होके वही सारी चीजें वेस्ट के फॉर्म में, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के फॉर्म में बाहर आते हैं बॉडी से, यानी वेजाइना के थ्रू। उसी को बोला जाता है पीरियड्स, ठीक है। ब्लड, वो ब्लड वेस्ट होता है, एक तरीके से बॉडी की क्लीनिंग होती है, क्योंकि ना ही एग सेल का यूज हुआ और ना ही
हमारे एंडोमेट्रियम लेयर का, तो वो सब झड़ के ब्लड वगैरह जो भी होती है वो झड़ के निकल जाती है बॉडी से, और इसीलिए उसमें ऑटोमेटिकली यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली वो चीजें झड़ने लगती है, मतलब सैड हो जाती है, और इसीलिए पेन भी होता है, क्रैम्प्स होते हैं एब्डोमेन एरिया में, है ना। तो वो रीजन यही होता है, बहुत ज्यादा मरोड़ होती है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है हमारी यूट्रस मसल में, ताकि वो जो भी अंदर वेस्ट चीजें हैं वो बॉडी से बाहर आ जाए। वेस्ट अगर अंदर रह जाएगा तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो हो ही जाएगी, क्लियर है ना। तो यही प्रॉब्लम होती है। ओके, तो यहाँ पे ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल, मतलब प्राइमरी फॉलिकल बनने से पहले एक प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स होते हैं, ये मिस हो गया है, ठीक है, याद रखना बच्चे। और ये तो हमारा एक बाहर वाली जो लेयर होती है, एक हमारी अंदर की लेयर होती है मेडुला वाली एरिया। ये जो बीच के अंदर की लेयरिंग होती है ना बच्चे, ये इसमें क्या है, ब्लड वेसल्स होते हैं। क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स, ठीक है, याद रखना। ब्लड वेसल्स जो कि क्या करते हैं, एग सेल के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, ब्लड सप्लाई करते हैं, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन जो भी चाहिए वो यहीं से साइड से ट्रांसफर होते रहते हैं, ठीक है, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और हम बात कर रहे थे वेस्ट जो रह गया, कॉर्पस ल्यूटियम हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये वेस्ट जो भी है ये खत्म हो जाएगा, डिग्रेड होगा, और जैसे जैसे डिग्रेड होगा वैसे वैसे क्या होंगी, एंडोमेट्रियम लेयर झड़ने लगेगी। देखो कॉर्पस ल्यूटियम तभी प्रोगेस्टेरोन रिलीज करेगा जब फर्टिलाइजेशन होगा, वरना वो भी वेस्ट हो जाएगा, वो सब वहीं के वहीं खत्म होकर वेस्ट के फॉर्म में बाहर आ जाएंगे बॉडी से, ठीक है, क्लियर है ना बच्चे? क्लियर है? चलिए यहाँ पे और अच्छे से क्लियरली है, थोड़ा सा देख लेती हूँ मैं, वेट अ सेकंड बच्चे। ओके, तो यहाँ पे ये भी क्लियर है, सब कुछ सही तो चल रहा है, डर सा है कहीं गड़बड़ ना हो जाए कुछ, कोई नहीं। चलिए, तो अभी हमें इतनी चीजें क्लियर हो गई है ना बच्चे, बोर तो नहीं हो रहे हैं ना चैंपियंस फिर? एक तो आज ये बालों ने परेशान किया है, सेट नहीं हो रही है, सॉरी, ठीक है, कोई नहीं। अभी हम देख लेते हैं दोबारा। देखो बच्चे मैं बार बार एक ही चीज समझा रही हूँ, एक ही चीज दो दो तीन तीन बार दिखा रही हूँ, तो आपको अच्छे से याद रखना है ना, क्लियरली। ओके, आप जरा आप क्या करेंगे, आप देखो हम क्या करते हैं, ये वाला डायग्राम क्या शो करता है, आप देखो जरा ध्यान से देखना। ये तो हमें पता है ये ओवरी है, ठीक है, ये ओवरी है, ओके। इसमें क्या होता है, ये जो फॉलिकल्स डेवलप हुए हैं प्यूबर्टी में, फिर क्या होता है, स्टार्ट होता है एग, देखो आप यहाँ से रिलीज हो चुका है, ओव्यूलेशन हो गया, क्या है ये, ओव्यूलेशन हो चुका है, और बाकी जो वेस्ट रह गया उसे बोला ग्राफियन, फॉलिकल्स, कॉर्पस ल्यूटियम, है ना, ये तो वेस्ट, ठीक है, वो डिग्रेड हो जाएगा। और अब ये एग सेल कहाँ आ गया, हमारे फिम्ब्री ने, ये जो फिंगर जैसे स्ट्रक्चर है ये ऐसे 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 करते रहते हैं ताकि इन्हें होल्ड कर सके एग सेल को, तो एग सेल को होल्ड किया, देखो आ चुका है, ओवम यहाँ आ चुका है, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन स्टेज 1, मतलब फर्टिलाइजेशन वैसे हमारे यहाँ पे होता है एम्पुला, ये डायग्राम थोड़ा सा हमें मिसलीड कर रहा है, लेकिन एम्पुला वाले एरिया में ज्यादातर कॉमनली क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, ओके। और ये वाला एरिया हमारा मैंने बताया इनफंडिबुलम होता है, ये हमारा एम्पुला होती है एरिया, और ये हमारे स्टमस, नैरो वाली एरिया जो है ये हमारा स्टमस होता है, ठीक है, याद रखना। और ये मतलब फर्टिलाइजेशन होने के बाद के स्टेजेस दिखाए गए हैं कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा तो ये सेल डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएंगे, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे मोरूला बनता है, ठीक है, फाइनली ये मोरूला वाली स्टेज आती है, फिर ब्लास्टोसिस्ट बनता है ना, ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद फिर यही मतलब क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बना, वो जाइगोट डिवाइड होते जा रहे हैं, उनके स्टेजेस होते हैं, मोरूला स्टेज हो गया, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज हो गया, फाइनली ये ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, हमारे एंडोमेट्रियम लेयर में आप देखो अंदर की तरफ एंटर कर रहा है ना, इन्वेजन हो रहा है इसका, ओके।
जिस प्रोसेस को बोला जाता है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या होता है बच्चे, जब हमारे जो ब्लास्टोसिस्ट होते हैं वो हमारे एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर चले जाते हैं, इन्वेड कर जाते हैं, क्या करते हैं, इन्वेड कर जाते हैं, तो उस स्टेज को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। कहाँ इन्वेड कर रहे हैं, यूट्रस के एंडोमेट्रियम लेयर में कर रहे हैं। और एक क्वेश्चन आपके लिए, ये जो एग सेल है ये कैसे वहां तक पहुंच रहे हैं, वो कैसे मूव कर रहे हैं। हमारे इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर कुछ हेयर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, क्या होते हैं, हेयर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो एग सेल को मूव करने में हेल्प करते हैं। क्या करते हैं, एग सेल को मूव करने में हेल्प करते हैं। ओके, क्लियरली समझ में आया बच्चे, ये क्या स्टेजेस है, कैसे हो रहा है फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसेस। चलिए आगे बढ़े। ये और डिटेल में आप देख लो, सेम वही चीजें हैं बच्चे, है ना। कॉर्पस एल्बिकन्स, कॉर्पस ल्यूटियम, ब्लड सप्लाई है बीच वाली लेयर में, ठीक है। और बाहर ये साइड में चल रहा है प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स, फिर हमारी प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स, टर्सरी फॉलिकल्स, ग्राफियन फॉलिकल भी बोला जाता है इन्हें, ठीक है। और ओवुलेशन हो गया है, जो वेस्ट बचा उसे कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस एल्बिकन्स बोला हमने। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े। ये ब्लैंक स्लाइड है, स्लाइड बिल्कुल बंद नहीं हुई है, कभी आप सोचो, ठीक है। ये हम क्या करते हैं, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, है ना, ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए अब मेरे बच्चे, मेरे चैंपियंस क्या करने वाले हैं, ड्राइंग करने वाले हैं। चलिए करिए। ये फंडस हमने बनाया, यहीं से कंटिन्यू करते हैं फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। हमें डायग्राम को परफेक्टली नहीं बनाना, बट इतना बनाना है कि हमें क्लियर हो हम क्या बना रहे हैं। आप देखो, क्या बना रहे हैं मैम। ये फिम्ब्री जैसे स्ट्रक्चर है, ओके। ये हमारा थोड़ा सा गंदा हो गया है ना, इसे और क्लियर करते हैं। वेट अ सेकंड बच्चे। ओके, ये हमारे सर्विक्स, और यहीं से हमारी वेजाइनल ओपनिंग होती है। क्या होती है, ये वेजाइनल ओपनिंग है, ठीक है ना। क्या बनाया है ना, गंदा लग रहा है ना, इसे थोड़ा सा और सही कर देते हैं ना, थोड़ा शेप बिगाड़ दिया मैंने। बोलोगे मैम आप ही एक बार में नहीं बना पा रहे, तो हम कैसे बनाएंगे, बना लेंगे बच्चे, सब बनाएंगे हम। कुछ इस तरीके से, मतलब ये ओपनिंग होती है, ठीक है, ऐसी होती है ना। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, लेबलिंग कर लेते हैं। फिर से हमने गड़बड़ करी, हमने अपने ओवरी के लिए क्या छोड़ा, स्पेस। हमने फिमरी का हाथ ही इतना बड़ा बड़ा बना दिया है कि हमारे ओवरी सेल के लिए जगह ही नहीं छोड़ी हमने। चलिए इसे हटाते हैं। पहले हम यहाँ पे बनाते हैं, ये हमारे एग सेल है, क्या है, सॉरी ओवरी है, क्या है ये, ओवरी है। और ये फिलामेंट, लिगामेंट है ना, लिगामेंट्स है। और इधर भी बना लेते हैं हम।
बहुत गंदा डायग्राम बन रहा है आज, पता नहीं क्या हो रहा है बच्चे, वरना ये तो मेरा फेवरेट डायग्राम है। ये हमने बना लिया अपने ओवरी को, ठीक है, और ये फिलामेंट कनेक्टेड है। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, लिवलिंग के लिए रेडी हैं, है ना। चलिए आप देखो, ये हमारे क्या है, लिगामेंट, लिगामेंट्स, जो कि क्या करते हैं, ओवरी को हमारे फैलोपियन ट्यूब और हमारे यूट्रस से कनेक्टेड रखते हैं। ओके, और फिर हमारी ये हमारी क्या है, ओवरी है, ओवरी है, और ये हमारी फिम्बरी है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है ना, और ये हमारा इनफंडिबुलम एरिया है, इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम है ना, और ये हमारा एम्पुला वाला एरिया है, और ये हमारी नैरो वाले एरिया इस्थमस है, इस्थमस हो गया। ये हमारा क्या है, फंडस, क्या है, फंडस, और एंडोमेट्रियम की लेयर भी बना लेते हैं ना, ये अंदर की जो लेयर है, ये है ना, ये है ना, इसे हम लेबल कर देते हैं, देखो अंदर की जो ये लेयर है, ये क्या है, यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर है, एंडोमेट्रियम लेयर, जो सबसे अंदर की लेयर होती है। फिर हमारी है इससे बीच वाली मायोमेट्रियम, क्या है, मायोमेट्रियम, और सबसे बाहर वाली जो लेयर होगी उसे आप लेबल कर दो एपीमेट्रियम, एपी भी बोल सकते हैं, और पेरीमेट्रियम, क्या बोलोगे, पेरीमेट्रियम, है ना। और क्या रह गया, सब कुछ लेबल कर दिया है ना बच्चे। हाँ, अब ये रह गया सर्विक्स, सर्विक्स क्या है, सर्विक्स। उसके बाद ये हमारी वेजाइनल ओपनिंग, मतलब वेजाइना है। ओके, क्लियर है, क्लियर है बच्चे, बोर तो नहीं हो रहे, बहुत स्लो तो नहीं चल रहा। चलिए, तो ये भी क्लियर हो गया हमारा, और यहीं पे आप देखो कि क्या होता है। पेनिस क्या करते हैं, ये पेनिस, पेनिस क्या करता है, स्पर्म को अंदर की तरफ क्या करता है, वेजाइना में इंसर्ट करता है और रिलीज करता है सीमेन। उस सीमेन के अंदर क्या क्या चीजें होती थी, सीमेन में फ्रुक्टोज वगैरह एनर्जी सोर्सेस हो गए, है ना, और हमारा लुब्रिकेटिंग एजेंट, ये सब कुछ होता था। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं स्पर्म, ये क्या है, स्पर्म, ये स्पर्म मूव करते हुए दोनों डायरेक्शन में जाएगा, क्या, दोनों डायरेक्शन में जाएगा, दोनों डायरेक्शन में जाएगा। कुछ स्पर्म इधर भी जा सकते हैं, उन्हें तो बस जाना है ना, जाना है। लेकिन ये स्पर्म वही फर्टिलाइजेशन करेंगे, वही फर्टिलाइजेशन करेंगे जहां पे हमारे एग सेल प्रेजेंट होगी। क्या होगी, हम मान लेते हैं एग सेल यहाँ से निकली और ओवुलेशन हुआ, ओवरी से निकल के एग सेल मूव करते हुए हमारे आ रही है एम्पुला वाले एरिया में। कहाँ आ गई है ये, एम्पुला वाले एरिया में, और यहीं पे हमारे क्या करेंगे ये, यहीं पे हमारा ये जो है
स्पर्म सेल हमारे एग सेल को जाके क्या करेगा, मेम्ब्रेन के अंदर क्रॉस हो जाएगा, अंदर चला जाएगा और ब्रेक करते हुए अंदर जाने के बाद फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ये प्रोसेस क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन। क्लियर है ना मेरे चैंपियंस? ठीक है, चलिए सब कुछ फिक्स कर दिया हमने, अच्छे से समझ लिया है। ओके, और फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होने के बाद फिर वो एग सेल मूव करते हुए हमारी एंडोमेट्रियम लेयर में आएगी, एम्बेडेड अंदर चली जाएगी, वहीं पे बेबी का ग्रोथ होगा, fetus डेवलपमेंट होगी। ठीक है, सब कुछ ऐसे ही चलेगा। तो कैसा लगा मेरे चैंपियन? जल्दी नोट कर लो, नोट कर लो इसे। हम इतने सेव करने के लिए लगा देते हैं, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट नहीं लेना, जल्दी ड्रॉ करिए। टाइम ज्यादा हो रहा है, चलो कोई नहीं, कंटिन्यू करें बच्चे। चलिए कंटिन्यू करते हैं ना, कंटिन्यू करते हैं। चलिए, ओवरीज हमें पता है, अच्छे से आप समझ लो, फटाफट हम रीड कर लेते हैं, लेंथी हो रहा है लेक्चर, है ना। चलिए, एलमंड शेप होती है, एलमंड है ना, बादाम शेप में। ठीक है, लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द यूट्रस, यूट्रस के दोनों साइड होती है, यानी कैसी, दो होती हैं, है ना, ओवरीज दो होती हैं। फंक्शन क्या होता है, प्रोड्यूस द ओवा, एग सेल और फीमेल हार्मोन्स, प्रोगेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। एर्गोस्ट्रेन ये हमारा सिंथेटिक हार्मोन है, सेक्स हार्मोन है, इसीलिए मुझे बार बार याद आ रहा है, फार्मासिस्ट का यही होता है, मेडिसिन याद आती रहती है ना। लेकिन एस्ट्रोजन क्या होते हैं, हमारे नेचुरली सेक्स हार्मोन होते हैं जो बॉडी में पाए जाते हैं, और हम सिंथेटिकली भी ये हार्मोन्स बनाते हैं लैब्स वगैरह में। ठीक है, चलिए, स्ट्रक्चर कैसा होता है, आउटर कॉर्टेक्स, जो बाहर की लेयर होती है उसे कॉर्टेक्स बोला जाता है, जिसके अंदर फॉलिकल्स डेवलप होते हैं, और जो इनर मेडुला वाला एरिया मैंने बताया था, ब्लड वेसल्स, ये जो है ये ब्लड वेसल्स, इनके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं। आगे बढ़े, फास्ट तो नहीं चल रहे बच्चे, आप जरा ये देखो, फैलोपियन ट्यूब। हाँ, आपको पता है फैलोपियन ट्यूब का क्या सीन है, अभी जस्ट हम पढ़ के आ चुके हैं अब, है ना, अब बस हमें रीड करना है। 4 पार्ट्स होते हैं फैलोपियन ट्यूब के, इनफंडिबुलम वाला, ठीक है, एम्पुला हमने देखा, इस्थमस देखा, और इंट्राम्यूरल। ठीक है, ओके, लाइन विद द सीलिया, सीलिया मतलब फैलोपियन ट्यूब में हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसकी वजह से एग सेल मूव करते हुए आगे बढ़ती है, उसी को बोला जाता है सीलिया, ये एग को मूव करने में हेल्प करते हैं। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज एम्पुला, एम्पुला वाले एरिया में फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर हम यूट्रस की बात करते हैं, तो यूट्रस में क्या खासियत है, क्या क्या चीजें जानी हमने यूट्रस बताओ बच्चे, क्या जाने है, जल्दी बताओ, आप लोग भी थोड़ा पढ़ो। आज बच्चे कहेंगे मैम के बाल सेट नहीं हो रहे हैं ना, परेशान है बालों को लेके, बहुत इरिटेशन हो रहा है आज, पता नहीं क्या है। चलिए कोई नहीं। हॉलो यूट्रस कैसी होती है, होलो होती है, मस्कुलर ऑर्गेन होती है, मसल से बनी होती है, लोकेटेड इन पेल्विस, पेल्विस वाले एरिया में होती है। 3 लेयर्स होती है, एंडोमेट्रियम जो सबसे अंदर की लाइनिंग होती है, और ये सेट कर जाती है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन, यानी पीरियड्स के टाइम पे ये सेट हो जाती है, गिर जाती है। ठीक है, ये टेम्पररी होती है। मायोमेट्रियम हमारी मस्कुलर लेयर होती है फॉर द कॉन्ट्रैक्शन, ये क्या करवाती है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करवाती है। पेरीमेट्रियम जिसे बोला हमने सबसे बाहर की लेयर, ठीक है, फंक्शन क्या होता है, इम्प्लांटेशन, यूट्रस में होता है इम्प्लांटेशन, यानी हमारी जो एम्ब्रियो है वो कहाँ चली जाती है, एंडोमेट्रियम लेयर में ग्रोथ करती है। ठीक है, ओके, वहीं पे उसे नरिशमेंट मिलता है एम्ब्रियो को, और लेबर कॉन्ट्रैक्शन, बच्चा वहीं पे रहता है जहाँ पे मस्कुलर लेयर भी है। ठीक है, और जब बेबी फुल 9 मंथ का हो जाता है तो यूट्रस की मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होता है, ऊपर से हमारे ब्रेन से ऑक्सीटोसिन नाम का जो लव हार्मोन होता है वो भी क्या करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, जिसकी वजह से बेबी नीचे की तरफ पुश होता है और डिलीवरी हो जाती है, जिसे बोला जाता है पार्चुरेशन प्रोसेस। डिलीवरी को क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन प्रोसेस बोलते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वेजाइना तो हमने देख ही लिया क्या होते हैं वेजाइना,
मस्कुलर ट्यूब होती है, ये भी क्या होती है, ये भी हमारी मस्कुलर ट्यूब होती है फ्रॉम सर्विक्स टू द एक्सटर्नल जेनिटेलिया, सर्विक्स से कनेक्टेड होती है और बाहर की तरफ निकल के आती है। फंक्शन क्या होता है, बर्थ कैनाल, एक तो इसी थ्रू वजाइना और सर्विक्स के थ्रू बेबी का बर्थ होता है। मेंस्ट्रुअल फ्लो पासेस, जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है, वेस्ट ब्लड होता है, वो भी वेजाइना से निकल के आता है। और स्पर्म डिपोजिशन, जो स्पर्म अंदर जाता है, मतलब पेनिस इंसर्शन के लिए भी वेजाइना ही होती है, वेजाइना के थ्रू ही स्पर्म को अंदर की तरफ भेजा जाता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। वेजाइना हो गए हैं, ठीक है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया बच्चे हमने पढ़ लिया है, ओके, इसमें कुछ भी ऐसा है नहीं, आप देख लेना पॉज करके। ओके, ये हमारे कुछ एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के आसपास, बाहर वाले ऑर्गन जो होते हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं। एक होता है बार्थोलिन ग्लैंड्स, ये बार्थोलिन ग्लैंड्स पे क्या करता है, सेक्सुअल मतलब फीलिंग लेके आता है, ऑर्गाज्म के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। सिक्रेट द लुब्रिकेटिंग फ्लूइड, मतलब लुब्रिकेटिंग फ्लूइड, कुछ चिपचिपा सा फ्लूइड सिक्रेट करता है ताकि आसानी से स्पर्म मूव भी कर जाए, और जब पेनिस इंसर्ट किया जा रहा है वेजाइना में तो पेन फील ना हो, ठीक है, आसानी से एंटर हो जाए, ठीक है। स्कैंस ग्लैंड होता है जो कि नियर द यूरेथ्रल ओपनिंग, ये यूरेथ्रा के पास होता है। सिक्रेट द म्यूकस, वही चिपचिपा पदार्थ सिक्रेट करता है, ठीक है। चलिए, एसेसरी ग्लैंड, फर्टिलाइजेशन हमने जाना था बच्चे, क्या होता है फर्टिलाइजेशन, सॉरी आगे बढ़ चुके हैं हम। हाँ, फर्टिलाइजेशन क्या होता है बच्चे, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ही प्रेगनेंसी होती है ना। जब एक बार फर्टिलाइजेशन हो जाए तो मतलब प्रेगनेंसी वाला स्टेज स्टार्ट हो चुका है, ओके। तो यहाँ पे आप देखो, फर्टिलाइजेशन अकर्स इन फैलोपियन ट्यूब, ओके, हमें पता है। जाइगोट ट्रैवल करके यूट्रस तक जाता है और इम्प्लांटेशन होता है एंडोमेट्रियम लेयर में, जाइगोट मोरुला ब्लास्टोसिस्ट वाला स्टेज अंदर चला जाता है। प्लेसेंटा डेवलपमेंट टू द नरिश फीटस। हाँ, अब अभी तो आपने देखा कि जो ब्लास्टोसिस्ट वाला स्टेज है वो क्या होते जा रहा है, वो एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर चला जाता है। अब उस एंडोमेट्रियम लेयर में एक प्लेसेंटा पाउच जैसा, बैग जैसा स्ट्रक्चर रेडी होता है। उसी प्लेसेंटा के अंदर धीरे 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 बेबी ग्रोथ करता है, ठीक है। वो प्लेसेंटा एक मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर ही बेबी फीटस ग्रो करता है, और वो प्लेसेंटा से कनेक्टेड होती है हमारी एक ट्यूब, जिसे बोला जाता है अम्बिलिकल कोड। अम्बिलिकल कोड नरिशमेंट, न्यूट्रिशन, मदर से डायरेक्ट जो भी न्यूट्रिशन मदर खाएगी वो डायरेक्ट उस अम्बिलिकल कोड से प्लेसेंटा के अंदर बेबी के पास जाएगा, और उसी के थ्रू बेबी न्यूट्रिशन लेता है, और जो उसका वेस्ट होता है वो भी प्लेसेंटा के थ्रू ही बाहर आ जाता है, सॉरी अम्बिलिकल कोड के थ्रू बाहर आता है, ठीक है। अभी हम डायग्राम देख लेते हैं, आइए। हाँ, ये देखिए जरा, इसे अच्छे से देखो आप, ये देखो, ये फीटस है ना, फीटस डेवलप हो रहा है, और ये हमारी होती है प्लेसेंटा, क्या होती है, प्लेसेंटा, जिसके अंदर बेबी ग्रोथ कर रहा है। प्लेसेंटा के अंदर एक फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है, वाटर होता है, न्यूट्रिशन, जिसके अंदर न्यूट्रिशन होता है, उसे बोला जाता है एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड, इसके अंदर ये बेबी ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। और ये आप देख सकते हो, एंडोमेट्रियम लेयर से ही ये प्लेसेंटा बना है, तो ये जो एंडोमेट्रियम लेयर है इससे क्या बन रही है, ये प्लेसेंटा है ना, प्लेसेंटा बन रहा है, जिससे कनेक्टेड है हमारी अम्बिलिकल कोड्स। ये क्या है, अम्बिलिकल कोड है, ये अम्बिलिकल कोड डायरेक्ट बेबी के नाभि से कनेक्टेड होती है, जिससे उसे न्यूट्रिशन जाता है बॉडी में, और उसका वेस्ट उसी अम्बिलिकल कोड से बाहर होते हुए आ जाता है, ठीक है। ये अम्बिलिकल कोड है, तो सर्विक्स के थ्रू मतलब वो वेस्ट वगैरह जो भी है वो बाहर आता रहता है, और न्यूट्रिशन सप्लाई भी होता रहता है बेबी को। क्लियर है बच्चे? याद रखना, एमनियोटिक फ्लूइड न्यूट्रिशन वगैरह के लिए जरूरी होता है। ये देखिए प्लेसेंटा ऐसा होता है कुछ। क्लियर है ना बच्चे? आप देख सकते हो कितना प्यारा डायग्राम है, कैसे बेबी ग्रोथ करते हैं ना मदर की वोम में, है ना। ये प्लेसेंटा है,
इससे कनेक्टेड अम्बिलिकल कोड है जिसके थ्रू बेबी को न्यूट्रिशन मिल रहा है और वेस्ट उसमें कलेक्टेड होता जा रहा है। ओके, एक मेम्ब्रेन होती है जिसे एमनियोटिक मेम्ब्रेन बोला जाता है। क्या बोलते हैं? एमनियोटिक मेम्ब्रेन। ये सब कहाँ होगा? एमनियोटिक मेम्ब्रेन के अंदर चल रहा है। एमनियोटिक मेम्ब्रेन यहीं पे फ्लूइड, क्या होता है? एमनियोटिक मेम्ब्रेन में फ्लूइड होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है, और इसी में बेबी है, प्लेसेंटा है, अम्बिलिकल कोड है, ये सब हमारे यूट्रस मेम्ब्रेन से कनेक्टेड है। वहीं से ये न्यूट्रिशन सप्लाई होना और वेस्ट निकलना कंटिन्यू रहता है प्रोसेस। ओके, चलिए ये देखिए पोजीशन है, अलग अलग पोजीशन पे दिखाया गया है ना। ओके, तो ये भी ड्रॉ करने के लिए ब्लैंक स्लाइड छोड़ी है मैंने, लेकिन क्या ही ड्रॉ करना, सब कुछ ठीक चल रहा है। बाकी जो चीजें सीखनी थी हमने देख लिया ना बच्चे अच्छे से। अगर हाँ, ये मैंने ब्लैंक स्लाइड को सोच के ही रखा था, ध्यान से निकल गया मेरे, कर ही देते हैं ना। ओके, आप देखो जरा, एग्जाम में एक बार आया है जब हमारा 10th क्लास का बैच था 2018 का, है ना। 2018 में क्वेश्चन आया था कि प्लेसेंटा विद बेबी बताओ, बनाओ, ड्रॉ करो, है ना। तो आप भी क्या करोगे, क्या करोगे बच्चे? ऐसे कुछ प्लेसेंटा बनाया हमने, है ना, और इसी से अम्बिलिकल कोड निकला होता है ना। अम्बिलिकल कोड हमारा बेबी से कनेक्टेड होता है, बेबी के नाभि से कनेक्टेड होता है। तो चलिए हम बना के देखते हैं। ये रहा हमारा क्या? बेबी, है ना, फीटस, बेबी नहीं बोलोगे अभी। ये परफेक्ट तो नहीं बन रहा भाई हमसे, लेकिन हाँ कुछ इस तरीके से ही हम क्या कर सकते हैं। ऐसे होता है ना कुछ फीटस, है ना। तो ये फीटस की आंखें हैं, कुछ इस तरीके से होता है। और जैसा कि अभी देख पा रहे हैं हम, ये प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कोड ऐसा कनेक्टेड होते हैं, और ये सब एक मेम्ब्रेन के अंदर है। क्या है? एक मेम्ब्रेन के अंदर है, जिसे बोला एमनियोटिक मेम्ब्रेन। क्या? एमनियोटिक मेम्ब्रेन। और ये फ्लूइड है, एमनियोटिक फ्लूइड है, जिसके अंदर बेबी को नरिशमेंट वगैरह मिलता रहता है, ग्रोथ करता है बेबी, है ना। कई बार यही एमनियोटिक फ्लूइड लीक हो जाता है, मेम्ब्रेन हट जाते हैं। आपने वीडियोस देखे होंगे, एक पूरा मेम्ब्रेन के साथ, एमनियोटिक मेम्ब्रेन के साथ कई बार बेबी को सिजेरियन सेक्शन के थ्रू बेबी को निकाला जाता है, देखना आप वीडियोस वगैरह में, है ना। तो ऐसे कुछ होता है ये। ओके, तो ये हमारा फीटस हो गया, फीटस है ना, ग्रोथ कर रहा है। ये हमारी एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड और एमनियोटिक मेम्ब्रेन। एमनियोटिक बच्चे यहाँ पे आई होगा, है ना, एमनियोटिक मेम्ब्रेन। और ये हमारी प्लेसेंटा, क्या? प्लेसेंटा। और ये हमारे अम्बिलिकल कोड, अम्बिलिकल कोड। ओके, क्लियर है बच्चे? क्लियर है? अच्छे से ये डायग्राम ऐसे ही एग्जाम में रफली आप बना के समझा सकते हो। ठीक है, अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना चैंपियंस? ड्रॉ करो, स्क्रीनशॉट लो, कैसे भी इसे कैप्चर करो। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है, चलिए सेव होने दीजिए। और मेरे ख्याल से लेक्चर एंड होने पे आने वाला है। मेंस्ट्रुअल साइकिल मैंने बताया, जब फर्टिलाइजेशन ये होता है, एग वेस्ट होता है, वही एग सेल और एंडोमेट्रियम लेयर छट जाती है, वही हमारे ब्लीडिंग के फॉर्म में वेजाइना से बाहर आ रही होती है। चलिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल मैंने बोला कितने दिनों की होती है? पूरी साइकिल रिपीट होने में
एवरेज लेंथ क्या होती है इसकी, क्या होती है बच्चे, 28 डेज की होती है। फेसेस क्या होते हैं, मेंस्ट्रुअल फेस होता है, मतलब एंडोमेट्रियम लेयर झड़ती है, फिर दोबारा फॉलिकल्स बनने स्टार्ट होते हैं, फॉलिकल डेवलप होते हैं, एस्ट्रोजन सिक्रेशन होता है, जब फॉलिकल डेवलप करते हैं एस्ट्रोजन सिक्रेट होता है, ठीक है, ओवुलेशन होता है तो रिलीज होती है एग्स फ्रॉम ओवरी, और उसके बाद ल्यूटियल फेस होता है, 4 फेस में डिवाइडेड। ल्यूटियल फेस में कॉर्पस ल्यूटियम प्रोगेस्टेरोन रिलीज करता है, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम लेयर रेडी होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वो लेयर, एंडोमेट्रियम लेयर जो रेडी हो गई थी वो झड़ जाएगी, ठीक है। ओके, ब्लैंक स्लाइड की अब जरूरत नहीं है हमें, हमने सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया। तो थैंक यू सो मच मेरे चैंपियंस। कैसा लगा मेरे चैंपियंस, क्या हाल चाल है, कैसा लग रहा है बच्चों को पढ़ाई करके, रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ के? और अगर कुछ चीजें मिस हो जाती हैं या कुछ मिस्टेक हो जाती हैं टीचर से, तो आप उसे करेक्ट करने की कोशिश करिए, ना कि एब्यूजिव वर्ड यूज करिए कमेंट बॉक्स में, ओके? क्योंकि आप नहीं डिजर्व करते, आप ये प्लेटफॉर्म ही डिजर्व नहीं करते अगर आप एब्यूजिव वर्ड्स यूज कर रहे हैं, ठीक है? आप नहीं है उस लायक। लेकिन आप अगर क्या कर रहे हैं, आप एक अच्छे फैमिली से हैं, अच्छी परवरिश से हैं, तो फिर आपको पता है आपको क्या रिस्पॉन्स देना चाहिए। अगर कहीं पे कोई मिस्टेक कर रहा है, चाहे वो टीचर हो, चाहे जूनियर हो, सीनियर हो, कोई भी हो, तो वहाँ पे करेक्ट करना सीखिए, ठीक है? गालियां तो हर कोई दे देता है, बेवकूफ़ों की निशानी है ये। जैसे हम बोल सकते हैं वीक लोग होते हैं ऐसे लोग, ठीक है, जिनका ना इधर का कुछ है ना उधर कुछ है, बस कमेंट कर दो, कुछ भी बोल दो, ना धंधा कमाई पढ़ना लिखना कुछ नहीं है, ठीक है? अगर मैं गवार वाली लैंग्वेज में बोलना स्टार्ट करूँ ना, तो ऐसे बच्चे को थप्पड़ मार के भगाऊं मैं यहाँ से, ठीक है? छोड़िए, कोई नहीं, गुस्सा नहीं करते हैं। बहुत गुस्सा तो आ रहा है, लेकिन क्या करें, मैम को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। मैम वैसे गुस्सा झेलती नहीं है किसी को, है ना? इट्स ओके, टीचर बन गया ना तो सुनना पड़ता है। चलिए कोई नहीं, बाकी मेरे जो अच्छे अच्छे चैंपियंस हैं, ऐसे बहुत हैं दुनिया में, अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। मेरा फोकस उन पे है जो अच्छे बच्चे हैं, ठीक है? जो अच्छे चैंपियंस हैं वो अच्छे से पढ़ाई करें। जो भी डाउट है, जो भी आपको लगता है मैम आप यहाँ गलत पढ़ा रहे हो, आप तुरंत बोलो। मैं उस चीज को पॉजिटिवली, आप बोलोगे पॉजिटिव तरीके से, मैं पॉजिटिवली रिप्लाई करूंगी और करेक्ट करूंगी। लेकिन अब कोई गाली देकर अगर बात करेगा ना, तो उसकी माँ बहन एक कर दूंगी मैं, ये है मेरा सिंपल, ठीक है? तो छोड़िए, कोई नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में रिप्रोडक्टिव हेल्थ के साथ। थोड़ा सा हमारा फिर चैप्टर एंड हो जाएगा, फिर हमारे रह जाएगा हेरिडिटी वाला चैप्टर, है ना? तो चलिए मिलते रहेंगे ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हुए, कुछ अच्छे अच्छे व्यूज के साथ। तो ये व्यूज बहुत प्यारा लगा, मैंने सोचा क्यों ना एंडिंग अच्छी करी जाए, और स्टार्टिंग तो थी ही मोटिवेटिंग, है ना? चलिए एक बार स्टार्टिंग को बैक कर दे, क्या अच्छी थी ना? मुझे सॉन्ग पसंद आ रहा है, मैं अपने आप को हाईलाइट नहीं कर रही बच्चे, ठीक है? माइंड मत करना आप लोग, ओके? मैं यहाँ पे बस क्या कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ मैं, सॉन्ग